नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे कैथल में योगी गर्जना। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के बीच कैथल की गलियां गूंज उठी। मौका था बाबा मुकुटनाथ मठ के महंत गणेश नाथ जी के अठमान भंडारे का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहां पहुंचे, जन सैलाब उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखा। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ के रूप में योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचकर परंपराओं का निर्वहन किया और महंत गणेश नाथ जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि यहां देश भर से नाथ संप्रदाय के बड़े संत जुटे थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ किया कि संतों का जीवन समाज के कल्याण के लिए होता है। उन्होंने कैथल के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए इसे भक्ति और शक्ति का संगम बताया। मुख्यमंत्री ने यहां मौजूद श्रद्धालुओं को राष्ट्र निर्माण के संकल्प की भी याद दिलाई। एक प्रयास होना चाहिए हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थल कैसे होने चाहिए, उनका स्वरूप उनको किस रूप में विकसित किया जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के हर सनातन धर्मावलंबी को उन स्थलों में जाकर के दर्शन करने, पूजन करने, वहां के अनुष्ठान में भागीदार बनने, एक साथ मिलकर के भारत को मजबूती की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान देने के लिए उन सभी को एक साथ इन केंद्रों में आने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारे धर्मस्थल केवल पूजा के स्थल मात्र नहीं है, जिन्हें धर्मस्थल कहते हैं, यह केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना के भी केंद्र होते हैं। राष्ट्र की चेतना के केंद्र, ये केंद्र आस्था के साथ साथ समरसता के केंद्र भी बने। बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को आस्था को व्यक्त करने के लिए उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद गुप्ता जी, बाबा मुकुटनाथ के अठमान भंडारे में नाथ संप्रदाय के होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनकी राष्ट्रवाद की हुंकार वहां देखने को मिली। लोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झलक पाने को बेताब दिखे। क्या कुछ अहम देखने को मिला इस दौरान? मुख्यमंत्री जो है आज कैथल के गांव है सोंगल स्थित, वहां पे एक बाबा मुकुटनाथ मठ मंदिर है, वहां पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए 135 क्विंटल जो है मिष्ठान का जो है तैयार किया गया था प्रसाद के तौर पर बांटने के लिए भी। और साथ साथ जो लोगों की अगर बात कर ले, जिस तरह से वहाँ भीड़ थी और लोगों का हुजूम जो था, एक अक्सर ये झलक पाने थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ दिखते कैसे हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, उनकी सुरक्षा में सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी लगाए गए, 2-2 हेलीकॉप्टर सुरक्षा में लगाए गए थे। और वहां से जो है आज योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए और खासकर पाकिस्तान को लेकर भी कई सारे शब्द हैं कि जिस तरह पाकिस्तान से एक चाहे वो आतंकवाद करता बना बता लीजिए कि नशे को लेकर भी जो है वहां से प्रहार पाकिस्तान पे योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा जो है वो गुरुओं संतों की जो धरती रही है, परंपरा रही है। और यही कारण था इस तरह मुकुटनाथ मंदिर में आज पहुंचे हैं, मठ में पहुंचे हैं, उनको बुलाया गया था। और जो परंपरा मठ मंदिर मठों की होती है उसको निभाते हुए योगी आदित्यनाथ ने माथा भी टेका है और देश के लिए अलग से संबोधन भी दिया है कि आखिर किस तरह से हम गुरुओं संतों की आदर्शों पे चल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अठमान भंडारे में सीएम योगी ने राष्ट्रवाद की हुंकार भरी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए लोग व्याकुल दिखे, लोग बेताब दिखे। और अब हम बात करेंगे सोनम वांगचुक रिहा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई उस समय हुई है जब केंद्र सरकार ने वांगचुक पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए को हटा दिया है। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल बनाने के लिए लिया गया है।
आपको बता दें कि वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। इससे ठीक 2 दिन पहले लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें 22 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हिंसा के बाद लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था, ताकि इलाके में कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। बाद में उन्हें राजस्थान के जोधपुर स्थित जेल में भेज दिया गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सोनम वांगचुक रिहा हो गए हैं, जोधपुर जेल से उनकी रिहाई हो गई है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? सोनम को राजस्थान के जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो कार्रवाई की है, सरकार के द्वारा अखिलेश जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जोधपुर जेल से रिहा हुए हैं सोनम वांगचुक, जलवायु कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक। आपको बता दें, सोनम वांगचुक की रिहाई हुई, गृह मंत्रालय ने उनके ऊपर लगा एनएसए हटाया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में उनको लिया गया था, ताकि इलाके में लद्दाख के इलाके में जिस तरीके से हिंसा हुई थी वहाँ कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। बाद में उन्हें राजस्थान के जोधपुर स्थित जेल भेज दिया गया था। तो जोधपुर जेल से रिहा हुए हैं सोनम वांगचुक। जोधपुर जेल से रिहा हुए हैं सोनम वांगचुक, जलवायु कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गृह मंत्रालय ने एनएसए हटाया और जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक रिहा हो चुके हैं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब रिहा हुए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? देखिए मनोज, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उस समय लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था, जब सोनम वांगचुक की अगुवाई में तमाम कार्यकर्ता लद्दाख में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और मांग कर रहे थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची में इसको कार्रवाई की जाए। इस साथ ये कहा जा रहा था कि आंदोलन के बाद हिंसा भड़की है, उसमें करीब 4 लोगों की मौत हुई, करीब 25 लोग घायल हुए थे, इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इन सभी की चीजों के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार माना था और लद्दाख डीएम की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी, यानी एनएसए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जोधपुर राजस्थान भेज दिया गया था। फिलहाल सरकार ने एक बार शांति व्यवस्था को लद्दाख में कायम करने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगे सारे मुकदमे एनएसए के तहत वापस लेने का फैसला लिया, जिसकी गृह मंत्रालय से होते हुए उसको कार्रवाई की गई। उसमें जो भी मुकदमे पर दर्ज किए गए थे, जो भी आरोप लगाए गए थे, उन सारे मुकदमों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वापस ले दिया। इसके बाद कानूनी तौर पर रास्ता साफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि सरकार सारे मुकदमे शांति व्यवस्था बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई हुई है, गृह मंत्रालय ने उनके ऊपर से एनएसए भी हटाया है, एनएसए उनके ऊपर लगाया गया था। जोधपुर जेल से रिहा हुए हैं सोनम वांगचुक। और अब हम बात करेंगे विकास की तैयारी, एलओआई जारी। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मेसर्स स्पार्क, मिंडा, टोयो, डेंसो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 8D में 7 एकड़ भूमि
का लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI सौंपा है। इस अवसर पर प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह व सहायक शैलेंद्र कुमार भाटिया ने कंपनी के अधिकारियों को LOI प्रदान किया है। कंपनी की इस परियोजना में लगभग 220 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके तहत स्विच, सेंसर और ऑटो स्विच सिस्टम की करीब 20 लाख यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि इस परियोजना से न केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा बल्कि क्षेत्र में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, 7 एकड़ जमीन का LOI जारी किया गया है। परियोजना में 220 करोड़ रुपए निवेश की बात की जा रही है, जिसके बाद जो है रोजगार और आर्थिक विकास की बात कही जा रही है। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर? निर्माण यूनिट के लिए 7 एकड़ जमीन जो है LOI जारी किया है, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण मेंबर के स्थान सरकार से कंपनियों को दिया गया है, जिसको लेकर के सेक्टर 8D में 7 एकड़ भूखंड का लेटर ऑफर अटेनमेंट सौंपा गया है, जिससे बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है इससे जो है एक बड़ा उद्योग स्थापित करेगा, जिससे लोगों को आने वाले टाइम में रोजगार भी मिलेगा और जिसको लेकर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण जो जेवर का एरिया है, एयरपोर्ट का एरिया है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के हमने भी कोई ना कोई नई स्कीम हो या नई कंपनियों को या नई यूनिट लगाने की जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हमेशा प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के आगे आने वाले टाइम में जेवर के आसपास जो भी इलाके हैं उनको जल्दी से जल्दी विकसित किया जा सके। मनोज। हाँ बिल्कुल अशोक द्विवेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो औद्योगिक विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे बल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। सेक्टर 8D में ऑटो पार्ट्स निर्माण यूनिट के लिए ये LOI जारी किया गया है, जिसके तहत 7 एकड़ जमीन आपका LOI जारी किया गया है। परियोजना में करीब 220 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 20 लाख यूनिट का उत्पादन होगा, ऑटो स्विच सिस्टम का उत्पादन होगा। और अब बात अगली खबर की करेंगे। नहीं खुले दरवाजे, टूटी सांसें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती एक बेहद दुखद भरी खबर सामने आई है। यहां के ऊंचा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर इलाज न मिलने और कथित तौर पर अस्पताल के दरवाजे न खुलने के कारण एक बीमार महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन फानन में ऊंचा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने काफी देर तक अस्पताल का दरवाजा खटखटाया और डॉक्टरों को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। परिजनों का दावा है कि अस्पताल का गेट बंद था और स्टाफ ने उसे खोला नहीं। समय पर प्राथमिक उपचार न मिल पाने के कारण महिला ने अस्पताल की दहलीज पर ही प्राण त्याग दिए। परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टर केवल 5 मिनट पहले भी बाहर आ जाते तो आज उनका मरीज जीवित होता। महिला की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल परिसर में जमा हो गए। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर चिकित्सकों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने, संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि दोषी डॉक्टर और कर्मचारी को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। जब सरकार 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं देने का दावा करती है तो ऐसे में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे आपात स्थिति में बंद मिलना बेहद गंभीर मामला है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं स्वयं CHC पे बैठ के इसकी तफ्तीश कर रहा हूँ और सभी लोगों से पूछताछ करने के उपरांत जितना भी हमारा स्टाफ है, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सभी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी से पूछताछ करने के बाद जो इस पर निष्कर्ष होगा कि यदि किसी के स्तर पे कोई लापरवाही की गई है तो उस पर कड़ी कार्रवाई। फिलहाल परिजनों को किस बात पे शांत किया गया और किस तरह की कार्रवाई की गई है? जो परिजनों की मेन शिकायत ये थी कि महिला को उपचार नहीं दिया गया। इसमें एक एडिशनल CMO और डिप्टी CMO लेवल के ऑफिसर्स की समिति का गठन करके
इसमें इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जाएगी। अनिल मीणा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सीएससी के बंद दरवाजे के बाहर तड़पती रही महिला और उसकी मौत हो गई। इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टरों की संवेदना नहीं जगी। असंवेदनशील ये खबर, असंवेदनशील ये मामला, क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर? एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ की ऊंचा गांव ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की का मामला है, जहाँ की अगर बात की जाए, एक परिजन अपने महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने के बाद में जो परिजन है वो लगातार स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने किसी भी की परवाह नहीं की और तड़पते महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर के सीएमओ ने जब मामला स्कूल पकड़ने लगा, जो परिजन है और ग्रामीणों ने लगातार हंगामा किया, तो उसके बाद में वहाँ स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में जो एसीएम वगैरह वहाँ पहुंचे। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर सीएम सुनील कुमार दौरे, उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है, वीडियो को संज्ञान में लिया जा रहा है और संज्ञान में लेने के बाद में जो वहाँ डॉक्टर हैं, अगर उनकी लापरवाही अगर सामने पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की लगातार बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य को लेकर करोड़ों रुपया पानी की तरह बाहर है, लेकिन अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के जो डॉक्टर हैं, उनकी एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहाँ की ऊंचा गांव ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ पर परिजन अपनी पीड़ित माँ के लिए इलाज के लिए जाते हैं। जो महिला है वो वहाँ तड़पती रहती है, बीमार तड़पती है, घंटों दरवाजा नहीं खोला जाता है डॉक्टरों के द्वारा, खटखटाने के बाद भी जो महिला की वहाँ मौत हो जाती है। तो परिजनों का जो आरोप है, परिजनों का कहना यह है कि अगर डॉक्टरों के द्वारा अगर समय से इलाज दिया जाता तो महिला की जो जान थी वो बच जाती, और उसी को लेकर परिजनों ने घंटों का हंगामा किया है। हंगामा करने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको समझा बुझाया। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर सीएमओ वो भी वहाँ मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मामला संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दिया। हालांकि अब देखिए सवाल वही आता है कि जो जांच है वो कब होगी, क्या आएगा सामने, ये तो बात की बात है। और सब जांच अगर बात की जाए तो सिर्फ जांच, निश्चित रूप से अब जांच के बाद आगे क्या निकल कर सामने आता है, कितना प्रशासन कितना संवेदनशील रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएससी के बंद दरवाजे के बाहर तड़पती रही बीमार महिला, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा, डॉक्टर असंवेदनशील बने रहे, इलाज के अभाव में महिला की मौत हुई। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दबंगों का कहर, बुजुर्ग का अपमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दबंगों का कहर, बुजुर्गों का अपमान। शाहजहांपुर जिले के पुवाया कोतवाली क्षेत्र के नाहिल कस्बे में दबंगों ने एक बुजुर्ग को सरेआम अपमानित किया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग बुजुर्ग को घेर कर पहले मुर्गा बनाते हैं और फिर अपने पैरों में माथा रगड़वाते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने हाथ में डंडा लेकर बुजुर्ग को गाली गलौज और धमकियां भी दी। वहां मौजूद लोगों को भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने मदद की तो वही नतीजा भुगतना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग कुछ दिन पहले थाने में बंद लोगों को खाना देने गए थे, जो दबंगों को नागवार गुजरा। सवाल गंभीर है कि क्या अब भी कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है? पुलिस वायरल वीडियो की जांच तो कर रही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार है। और सवाल यह भी है कि क्या नाहिल कस्बे में लोग अब सुरक्षित हैं या डर के साए में जीने को मजबूर हैं? तो पुलिस वायरल वीडियो की जांच की बात जरूर कर रही है, लेकिन अब वीडियो सामने आया है, उसके बावजूद भी अब तक जो है पुलिस ने इन दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। शाहजहांपुर में ये दबंगों का कहर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुजुर्ग को मुर्गा बनाया गया, उसके बाद पैरों पर उसको गिरने के लिए मजबूर किया गया। थाने में बंद लोगों को खाना देना इस बुजुर्ग को महंगा पड़ा है, भारी पड़ा है, जो दबंगों को नागवार गुजरा है। और उस बुजुर्ग के साथ अमानवीय कृत्य करते नजर आ रहे हैं ये दबंग। बुजुर्ग को सरेआम मुर्गा बनाकर उसको पैरों में माथा रगड़वाया है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच करने की बात कह रही है।
रोहित हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से। रोहित, दबंगों का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। बुजुर्ग को खाना देना अब महंगा पड़ा है। बुजुर्ग को पहले मुर्गा बनाया गया, उसके बाद माथा रगड़वाया गया। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है वीडियो की जांच के बाद। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि विवेक है, उनके पिता है मनोज, और 2 अन्य लोग भी हैं, शून्य और पप्पू। इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि कठोर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता दूं, ये 5 तारीख की बात है, जिसमें जो पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, जो इस समय वादी पक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनके ही एक मित्र थे। उन्होंने एक परिवार के साथ मारपीट की थी और वो बंद हुए थे। तो जो ये बुजुर्ग दिखाई दे रहा है, ये खाना देने गए थे। इसी बात से नाराज होकर विवेक और उनके पिता और 2 साथियों ने उन्हें मुर्गा बनाकर जमकर पीटा। लेकिन वहीं विवेक का कहना है, विवेक मिश्रा का कहना है कि हमारे घर पर पहले ये लोग आए थे, इन लोगों ने गाली गलौज की थी, मारपीट की थी, ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया था। उसके बाद ही ये शुरू हुआ घटनाक्रम। पहले इन लोगों ने स्टार्टिंग की थी, उसके बाद हम जब बीच बचाव में आए तो हमारे घर के पिता को घसीट के पीटा गया, तभी ये घटनाक्रम शुरू हुआ। और ये खाना देने गए थे वादी पक्ष की तरफ से, इसीलिए हम लोगों ने इन्हें पीटा है। बिल्कुल रोहित पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया है। तो दबंगों का ये कहर जिसका वीडियो सामने आया, हालांकि आपसी लड़ाई का ये मामला था, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर इस वीडियो की जांच की है और इस वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और अब हम बात करेंगे रील का शौक गुलदार का झपट्टा। चकराता क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि चकराता मसूरी त्यूणी हाईवे पर बाइक सवार 2 युवकों पर घात लगाकर बैठे एक गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार की सूझबूझ और रफ्तार से दोनों की जान बच गई। बाल इन दोनों की जान बची है। यह पूरी खौफनाक घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। पूरी घटना शुक्रवार की है, जब खजान सिंह और उनका दोस्त तेग सिंह अपनी बाइक से अपने गांव से दारागाड़ की तरफ जा रहे थे। बाइक के पीछे बैठे तेग सिंह अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी दौरान हाईवे पर सड़क किनारे घात लगाए बैठे एक गुलदार ने अचानक चलती बाइक पर छलांग लगा दी। गुलदार को अचानक अपनी तरफ झपट्टा मारता देख बाइक चला रहे युवक ने तुरंत बाइक की रफ्तार तेज कर दी। रफ्तार तेज होने के कारण गुलदार का निशाना चूक गया और दोनों बाल बच गए। पीछे बैठे तेग सिंह के मोबाइल कैमरे में यह रूह कपा देने वाला पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का